किधर मूव कर जाएंगे, किस जगह पे लोगों को मारेंगे, कब मारेंगे, ये सारा का सारा पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुआ करता था। उनकी मिलिट्री की प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट 100%, इट्स 200%। शाम को और सुबह 2 टाइम रिपोर्टिंग पाकिस्तान में होती थी। रहमान ओके, सलमान ओके, बशीर ओके, जावेद ओके, इस तरह से डिफरेंट जगहों पे वो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से वो पाकिस्तान में रिपोर्ट होती थी और उधर से ओके 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 की बात आती थी। ये टेररिस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए वहां पर नासूर बने हुए थे। दे वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन रेप एंड रिमांड ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। दे रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये कुछ जिहाद नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस तरह के OGW नेटवर्क वो डेवलप करते थे, नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी कि उसका जो है वो कुछ बोला कि बहुत बड़ा तुम्हारे को जो है धर्म हो जाएगा या तुम्हारे को हूर मिल जाएंगी। नो, नॉट बुलशिट, कुछ नहीं, बिल्कुल ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैंडेड ओवर टू देम देयर एंड देन, either through money, either through girls or through drugs. Local population मैं दोबारा से आपको कहूँगा 100% नहीं, 200%. They are with the Union of India. They are with the Indian Armed Forces. They stand shoulder to shoulder. They want to root out Pakistani-based terrorists from their land. कश्मीर मेरे लिए सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, सिर्फ एक घाटी का नाम नहीं है। ये मेरे देश का, भारत का एक अभिन्न अंग है और उससे भी कहीं बढ़कर ये विश्व की सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। कश्मीर विश्व इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जिसके पन्ने अनगिनत हैं और जो हर बदलते पन्ने के साथ विश्व की बदलती हुई तस्वीर भी बयान करता है। 2019 में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद कश्मीर के 2 पहलू बने। एक प्री 370 हटाने का एक इतिहास, हमने इतिहास ही रहने दिया, और पोस्ट 370 कश्मीर की एक नई हकीकत उभर कर आई जिसे हमारे सैन्य बलों ने भारत सरकार के मार्गदर्शन में साकार बनाया। लेकिन दुश्मनों की नजर हमेशा कश्मीर पर टिकी रहती है और ये LOC या LAC की जो रेखाएं हैं, ये हमारे शहीदों के बलिदान से खिंची हुई रक्त रेखाएं हैं और आज भी उन्हें उस बलिदान और उनके रक्त से ही सिक्योर किया जाता है। इस बर्निंग टॉपिक पर, कश्मीर के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर हर मुद्दे पर बात करने के लिए एक बार फिर से स्वागत करूंगा लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली सर का। सर नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू सो मच ऋत्विक, थैंक यू सो मच। और आज ऑडियंस तैयार रहे क्योंकि कश्मीर के हर मुद्दे पर हम आज बात करने जा रहे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है ऋत्विक और आप देख रहे हैं द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। सर, कश्मीर पर फोकस करने से पहले, जैसा मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरे मन में ये चाहत थी कि इस कंट्री की जो सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, सबसे एलीट फोर्सेस में से एक राष्ट्रीय राइफल्स मानी जाती है, एंड यू वर अ कंपनी कमांडर इन दैट। थोड़ा सा बात करने से, शुरू करने से पहले अगर आप बता सकें कि राष्ट्रीय राइफल्स को क्या वो स्टेटस, क्या वो एक जो दर्जा वो डिजर्व करती है, वो किस लिए डिजर्व करती है? मैं कहूँगा कि जो दर्जा डिज़र्व करती है वो दर्जा अभी भी मिला नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स ने जो काम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया है वो ना केवल सराहनीय है, वो हिस्टोरिक है। मैंने 2 टेन्योर RR के अंदर किए हैं, नॉट 1। एक मैंने कंपनी कमांडर के तौर पे किया है और एक मैंने एज अ स्टाफ ऑफिसर किया है। ओके। सो जो कंपनी कमांडर का मेरा टेन्योर रहा वो ऐसी जगहों पर रहा जहां पर या तो फौज थी या टेररिस्ट थे, वहां पे और कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। विंटर कट ऑफ पोस्ट्स थी, लगभग 8 से 9 घंटे नियरेस्ट रोड हेड से पैदल चल के जाना पड़ता था। इस एरिया के अंदर स्नोफॉल इंटेंस होता था, या तो पोर्टर से या फिर हेलीकॉप्टर से रीइंफोर्समेंट्स आती थी, राशन आता था। सो दीज एरियाज
ये जो एरियाज हिंडरलैंड में हैं, अभी आपने बात की एलओसी की, आपने बात की बॉर्डर की, ये बॉर्डर से दूर है, ये हिंडरलैंड में है, पर ये टेरिटरी ऐसी है जहाँ और कोई जाता नहीं। ये रूरल एरियाज़ हैं, इसके अंदर ट्राइबल एरियाज़ भी हैं, इसके अंदर ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही दुर्गम हैं जहाँ कोई नहीं। Nothing comes between you and the nature also, and nothing comes between you and the terrorists also. Okay. So you are there protecting the innocent people. वहाँ के इनोसेंट लोगों के बीच में भी आप ही हो टेररिस्ट्स, और उनके बीच में भी आप ही हो, और वो टेररिस्ट्स हैं जो कि टेरराइज करते हैं इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को। ये पॉपुलेशन उनके साथ नहीं है, ये पॉपुलेशन उनसे त्रस्त है। ये पॉपुलेशन चाहती है कि किसी भी तरह से टेररिज्म से हमें निजात मिले। बिल्कुल सही बात है सर। बातचीत को शुरू करते हैं। जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बीच में एक वर्ड यूज़ करा था और आपने मुझे करेक्ट करा, एंड आई वांट कि वो करेक्शन और वो जो सही बात है वो ऑडियंस भी सुने, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इंसर्जेंसी और टेररिज्म के बीच में वो जानना बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। इस बातचीत को शुरू करने से पहले ही हम उसको एक बार डिस्कस करते हैं। यू सेड कि डोंट कॉल देम इंसर्जेंट्स, कॉल देम टेररिस्ट्स। ऐसा आपने क्यों कहा? ये बहुत से लोग समझते नहीं हैं, आम जनता भी समझती नहीं है, और देश के अंदर एक मिथ है, भ्रांति है कि शायद ये इंसर्जेंसी है या वहाँ के मैक्सिमम लोग मिले हुए हैं टेररिस्ट्स के साथ। ये टेररिस्ट्स के साथ नहीं मिले हुए हैं। इंसर्जेंसी क्या है? इंसर्जेंसी के अंदर लोग सिस्टम के विक्टिम होते हैं, और फिर वो सिस्टम के अगेंस्ट रेबल कर देते हैं और वो इंसर्जेंट्स कहलाते हैं। ये सिस्टम के विक्टिम्स नहीं हैं, ये टेररिस्ट्स हैं जो दूसरी तरफ से आए हैं, और वो अग्रेसर्स हैं। दे आर नॉट विक्टिम, दे आर अग्रेसर्स। They want to terrorize the local people as well as others and the system so that their goals can be met. टेररिस्ट वो होता है जो टेरराइज करता है, अग्रेसर होता है, लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती से एक टेरर के साथ अपनी छाप जमाता है। इंसर्जेंट वो होता है जो सिस्टम का विक्टिम होता है और रेबल करता है। ये इंसर्जेंट्स नहीं है, ये इंसर्जेंसी फोर्स भी नहीं है। राष्ट्रीय राइफल्स इंसर्जेंसी फोर्स नहीं है, राष्ट्रीय राइफल्स एंटी टेररिज्म फोर्स है। राष्ट्रीय राइफल्स को मोस्टली लोकल लोग, लोकल फीमेल्स इंटेलिजेंस देते हैं, और हम टेररिस्ट्स को एलिमिनेट करते हैं जो 80% पाकिस्तान से आते हैं, बाकियों को एक्सटॉर्शन करके, डरा कर, धमका कर किसी तरह से वो अपने साथ शामिल करते हैं। Local population does not support terrorism at all. Sir, this is very important for not only me, not only the audience, but एक broader हर किसी को ये जानने की जरूरत है। ये समझनी बहुत ज़रूरी बात है। हम इसको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर समझें, इसको पैटी पॉलिटिक्स से भी ना देखें, इसको किसी भी इस एंगल से ना देखें जिसके अंदर हमारा नेशनलिज्म और नेशनल प्राइड कम होती हो। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बारिंग वेरी फ्यू पीपल, मैं कहूँगा एक गांव के अंदर में भी एक फैमिली या 2 फैमिली मैक्सिमम के अलावा टेररिज्म को कोई सपोर्ट नहीं करता। और ये 1 या 2 फैमिली भी क्यों सपोर्ट करते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन, नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी, मे बी दे आर कोअर्स्ड इनटू इट, यानी कि डरा के, या फिर पैसे का लालच दे के, या फिर उनको अपना कुछ लोकल वहां पे उल्लू सीधा करना है बिकॉज ऑफ सम ग्रीड। ओके, these are the kind of people who are supporting terrorism there in Jammu and Kashmir. There is not a single individual who has come out in support of these terrorists because they think their ideology is aligned to them. Not one I found. सर, द रीज़न मैं थोड़ा सा इससे जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्टिव भी हुआ हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक जनरल पब्लिक की भ्रांति थी जैसा आपने कहा, एंड थैंक यू फॉर डिस्पेलिंग दैट मिथ। आपके राष्ट्रीय राइफल्स के दौरान जब भी आपने कश्मीर में सर्व करा, उस दौरान सबसे टफेस्ट पीरियड क्या था जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और इन्फिल्ट्रेशन होते हुए देखे? जहाँ बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन से मैं दूर था, मैं डॉडर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, वहाँ पे डायरेक्ट इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती। हालांकि सेकंड टेन्योर जो मेरा था वो रजौरी के अंदर था, उसके वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन कॉन्टीन्यूसली होती है। दोनों को मैंने देखा।
इन्फिल्ट्रेशन अलग चीज़ है, और जिस तरह की टेररिस्ट्स के साथ फाइटिंग हिंडरलैंड में होती है, जिसके अंदर मैं एक्टिव फाइट के अंदर इन्वॉल्व था। इन सेकंड टेन्योर मैं एक्टिव फाइट के अंदर नहीं, मैं स्टाफ ऑफिसर था। हाउएवर सम ऑपरेशंस आई डिड डू ड्यूरिंग 2004 से लेकर 2007 तक। लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन हम एक ऑपरेशन करते थे, हर दूसरे या तीसरे दिन, लगातार 3 साल तक। वो मेरी कंपनी रोज 4 से 5 पार्टी बाहर निकालती थी, 4 से 5 डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट करती थी। रोज रोज यानी रोज 1 या 2 एम्बुश हम लगाते थे। 100 से ऊपर ऑपरेशंस हमने किए, सब टेररिस्ट्स के अगेंस्ट किए। कई टेररिस्ट्स कंपनी ने एलिमिनेट किए। मैं 8RR का हिस्सा था। 8RR ने 2 साल के अंदर लगभग, मेरे टेन्योर के समय लगभग 2.5 से 3 साल में 50 से ऊपर टेररिस्ट सिर्फ अपने AOR के अंदर मारे। वो ये टेररिस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन के लिए वहां पर नासूर बने हुए थे। They were actively involved in rape and remand of the local population. It was so rampant that most of the girls and most of the loved ones of those girls, उनके भाई, उनके रिश्तेदार हमें खबर देते थे। यहां तक के बहुत सारे रिश्तेदार गर्ल्स के मोल बनने को तैयार थे कि टेररिस्ट कैडर के अंदर घुस जाएंगे किसी तरह से और पूरे टेररिस्ट कैडर को खत्म कर देंगे, और उन्होंने खत्म करवाया भी। बिल्कुल। सर, थोड़ा सा जियोग्राफी की बारे, जो आपने अभी बात कही इंटेलिजेंस के बारे में किस तरह करी जाती थी, उस पर हम आएंगे। उससे पहले जियोग्राफिकली मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते थे, ये मेरी सुनी हुई बात है, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर का डिफरेंस। साउथ कश्मीर जैसे अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, अगर थोड़ा जम्मू का एरिया भी लें तो डोडा, किश्तवाड़। लेकिन नॉर्थ कश्मीर से जब इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम श्रीनगर से कंपेयर करते हैं, उरी से कंपेयर करते हैं, तो कहाँ पर टेररिस्ट की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती थी? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि टेररिस्ट की एक्टिविटी कहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। आपने देखा होगा गलवान के बाद बहुत सारी टेररिस्ट, जम्मू एरिया जिसको बोलते हैं या जम्मू सब डिवीज़न के अंदर जो बोलते हैं, काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटी रियासी, जम्मू, कठुआ, सांबा, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, इस एरिया के अंदर शिफ्ट हो गई जी। एंड बहुत सारे टेररिस्ट अटैक उधर हुए। कोई कहते हैं कि स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर दिए गए थे, मैं उसको डायरेक्टली चाइना से जोड़कर देखता हूँ। गलवान के बाद हमारी बहुत सारी फोर्सेस वहाँ से, उस पर्टिकुलर एरिया से, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, इस सारे एरिया से LAC की तरफ गई थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ गई थी। चाइना ने अपने स्लीपर सेल ही नहीं, चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि आप इस एरिया के अंदर क्या कर रहे हो। इस एरिया से फोर्सेस उठ के LAC पे आके हमारे को कन्फ्रंट कर रही हैं और उन्होंने वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स करवाए। सो टेररिज्म, पूरा का पूरा टेररिज्म पाकिस्तान से कंट्रोल है। मैं खुद विटनेस हूँ। रामबन के पास एक रिले स्टेशन बना हुआ था, कई जगह रिले स्टेशन बने हुए थे। जब मोबाइल सेट और सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतना रैम्पेंट नहीं था, तो इधर से शाम को और सुबह 2 टाइम रिपोर्टिंग पाकिस्तान में होती थी। रहमान ओके, सलमान ओके, बशीर ओके, जावेद ओके, इस तरह से डिफरेंट जगहों पे वो रिपोर्ट देते थे। ट्रांसमिटिंग स्टेशन से वो पाकिस्तान में रिपोर्ट होती थी और उधर से ओके 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 की बात आती थी। रोज़ के रोज़ शाम को रिपोर्ट ली जाती थी। टेररिस्ट कहाँ जाएंगे, कहाँ ऑपरेट करेंगे, किस जगह के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होंगे, किधर मूव कर जाएंगे, किस जगह पे लोगों को मारेंगे, कब मारेंगे, ये सारा का सारा पाकिस्तान से ही ऑपरेट हुआ करता था। अभी भी होगा शायद, लेकिन तब तो डेफिनेटली हुआ करता था। देयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज 200%। सो टू से कि हमने नॉर्थ कश्मीर के अंदर ज़्यादा हैं और साउथ कश्मीर के अंदर ज़्यादा हैं। जब नॉर्थ कश्मीर के अंदर फोर्सेस का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता था तो वो उनको जम्मू रीजन में या फिर ऊपर से डोडा किश्तवाड़ की तरफ मूव कर देते थे। रजौरी के अंदर हिल काका का ऑपरेशन हुआ था, तब उन्होंने उनको नॉर्थ कश्मीर की तरफ मूव कर दिया। सो there have been different places where they have accumulated the terrorists, they have made infiltration के रूट्स बना रखे हैं, और फिर उसके बाद जाके चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, जो भी हो, वहाँ पे जाके इट्स नॉट बेस्ड ऑन आवर पॉपुलेशन डेमोग्राफी,
इट्स नॉट बेस्ड के वहाँ के लोग मिले हुए हैं या समथिंग लाइक दैट। ये पाकिस्तान का क्लियर कट एब्सोल्यूटली प्लान्ड कोऑर्डिनेटेड मिलिट्री ऑपरेशन था, है और शायद आगे भी रहेगा, अनलेस हम उनकी जो है वो जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में हालत की वो ना करें, तो वो आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। उनकी मिलिट्री की प्रेजेंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट 100%, इट्स 200%। बिल्कुल। सर, ऑपरेशंस की बात करते हैं। अभी आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें दिया कि किस तरह डेली ये एक एक्टिविटी होती थी, कितने टेररिस्ट को हमने एलिमिनेट किया गया। वॉक अस थ्रू अ टिपिकल डे। क्या होता था एक ऐसे दिन जब आपको इनपुट आई हुई है, वो ऑपरेशंस किस तरह स्ट्रैटेजाइज किए जाते थे, जो भी आप शेयर कर सकें। देखिए, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो था। यू हैव टू लिव दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप पता है कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ये त्रस्त है, ये बताना चाहते हैं, ये इन टेररिस्ट से, गुंडों से जो बाहर से आए हैं और कुछ लोकल उनके साथ मिल गए हैं, उनसे त्रस्त हैं। दिस पीपल आर स्टेइंग इन हाइडआउट्स, दे विल एंटर इनटू अ विलेज, दे विल हिट देम, दे विल रेप फीमेल्स देयर एंड सम इंफॉर्मेशन में जस्ट कम बाय थ्रू। तो इसको लिव करने में और समझने में आपको कुछ समय लगता था। वहाँ पे अगर एक भी गांव का कोई एक भी अगर टेररिस्ट बन गया है और वो पाकिस्तानी टेररिस्ट्स के साथ जाके मिल गया है, अब उस गांव के अंदर एक या दो घर तो ऐसे हैं जो ओपनली हम उनके OGW है, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ द विलेज की कुछ ना कुछ रिश्तेदारी रहती है। रिश्तेदारी इन द सेंस के एक भी टेररिस्ट जो बन गया, कोई उसकी चाची है, कोई उसकी फूफी है, कोई उसकी मामी है, कोई उसकी ताई है। इन ब्रीडिंग वहाँ पे बहुत थी, एक स्पर और दो स्पर के बीच में ही सबकी मैरिज होती है, तो वो होने की वजह से सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब वो चाहते नहीं कि उनका लड़का मारा जाए, वो उसके साथ मिले नहीं हुए हैं, वो इन्वॉल्व भी नहीं है, वो उसको बचाना भी नहीं चाहते, पर ये भी नहीं चाहते कि वो मारा जाए। वो उसके साथ जो है उसको आइडियोलॉजिकली नहीं सपोर्ट करते। उसको पता है वो किसी लड़की की वजह से, क्योंकि किसी लड़की को चाहता था और उसको नहीं मिल रही थी, तो उसने सोचा हथियार मिल जाएगा तो मेरे को जो है लड़की मिल जाएगी, या मेरे को जो है वो पैसे की वजह से जो है वो बन गया, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, तो टेररिस्ट्स ने उसको पैसे दिए तो उसने वो कर दिया। उसने सोचा कि हथियार मिल जाएगा, मेरे को पूरे गाँव पर दादागिरी करने का मौका मिल जाएगा, तो मैं हथियार ले लूँ। अब उसके फादर भी उधर ही रहते हैं, मदर भी उधर रहते हैं, रोज़ बात हो रही है, उनके फादर मदर से भी बात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जनाब मेरे को तो 1 साल हो गया लड़के को मिले हुए, और सच बात है मिले नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमांडर उधर का लश्कर का बन गया, और वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर का फादर जो है वो रोज़ हाथ जोड़ के हमारे पास आता था, मेरे से रोज़ हाथ जोड़ के जो है वो बात करता था और बोलता था कि जनाब मेरे को फलाने वाले गाँव वाले ने पीट। फादर मदर दुखी हैं, फादर मदर दुखी हैं अपने बच्चे से, और कह रहे हैं कि ये जो है बेगैरत पाकिस्तानियों के साथ चले गया और अपनी ही कौम के ऊपर जुल्म कर रहा है। राइट। उसको किसी तरह से सरेंडर करा दो जनाब, मारे ना नहीं, उसको सरेंडर करा दो किसी तरह से, ऐसी हालत है। तो ये हालत में वहाँ के लोग हैं। सो एक डेली इनपुट क्या है कि टेररिस्ट के ही फादर बता रहे हैं कि वो आने वाला है, और अगर उसको जो है सरेंडर करा दो तो सरेंडर करवा दो। पाकिस्तानी मिलिटेंट उनको जो है टेररिस्ट्स जो है वो उनको सरेंडर नहीं करने देते, लोकल वालों को। टेररिस्ट्स जो है उनसे ज़बरदस्ती क्राइम करवा देते हैं ताकि वो दूसरी तरफ जा ही ना सके, सरेंडर की तरफ जा ही ना सके, सो डैट वंस दे हैव किल्ड समबडी देन दे आर ऑन द अदर साइड, देन दे कैन नॉट डू डैट। सो एक लोकल एक डेली दिनचर्या ये होती थी कि हम वेरियस मॉनिटरिंग हमारे पास इक्विपमेंट्स रहते थे। पहले शुरू में मोटरोला सिस्टम्स थे और फिर उसके बाद फ़ोन वगैरह के सिस्टम्स भी, मॉनिटरिंग सिस्टम्स रहते थे। तो एक डेली अपडेट सुबह मॉर्निंग के अंदर कैलकुलेट होता था, दिन तक ऑपरेशंस की रिपोर्ट दी जाती थी जो बाहर रहती थी पार्टीज़। फिर उसके बाद पार्टीज़ जो इन आती थी उनकी डीब्रीफिंग होती थी, और नई पार्टीज़ जो आउट जाने वाली होती थी लंच के बाद उनकी जो है वो ब्रीफिंग होती थी। लास्ट लाइट के बाद ही पार्टीज़ को आउट किया जाता था, और उनको फर्स्ट लाइट से पहले इन करने की या तो कोशिश करते थे या जस्ट बिफोर भाई 10-11 बजे तक इन करने की कोशिश करते थे। राइट। सो डैट वो चुपके से पोस्ट के अंदर आ जाएं और चले जाएं और रास्ते में उनका जो है एम्बुश ना हो। प्लानिंग सेंट्रली कंपनी कमांडर ही करता था इन कंजंक्शन विद द इंट अपडेट जो भी आ रखा है।
Right. वो अपने जेसीओस को बुलाता था, पार्टी लीडर्स को। 10-10 की एक पार्टी बनाई जाती थी, कई बार 7-8 की पार्टी में भी ऑपरेट किया जाता था। 10-10 का एक सेक्शन रहता है, वो कभी कभी मोस्टली जेसीओ लेड या ऑफिसर लेड होता था। ऑफिसर एक ही रहता था कंपनी के अंदर, और ज़्यादा ऑफिसर थे नहीं, ऑथराइजेशन 2 की थी लेकिन एक ही अवेलेबल था। तो एक ऑफिसर या फिर जेसीओ के साथ पार्टी बाहर जाती थी। कभी कभी हवलदार या दफेदार के साथ भी पार्टी बाहर जाती थी। सो वो ऑपरेशंस की ईयर मार्क की जाती थी, स्पेसिफिक लोकेशंस, और फिर डिफरेंट पार्टीज़ को अगर खबर और पक्की हो जाती थी, पुख्ता हो जाती थी या मूवमेंट नज़र आती थी, तो बाकी पार्टीज़ जो होती थी 10 के अलावा भी, उनको एक ही जगह कन्वर्ज करके पूरा ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता था। राइट। तो डेली दिनचर्या ऐसे रहती थी कि कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 24 घंटे रात के 12 बजे तक चलता रहता था। रिपोर्टिंग चलती रहती थी कि पार्टी बैठी हुई है एम्बुश के अंदर, वो हर 1-1.5 घंटे के बाद वो देती थी। कॉम्बैट ड्रेस के अंदर ही सोते थे, हथियार साथ में रहता था। लोग मजाक में बोलते थे कि वाइफ से ज़्यादा हथियार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो साथ ही सोती थी। सिर्फ जूते कभी कभी उतरते थे, वो भी 3-4 घंटे के लिए रात को, बाकी टाइम नहीं उतरते थे। यस, डीटीएच आ चुका था तो थोड़ा सा टेलीविज़न का सहारा रहता था, एंड न्यूज़ वगैरह पता चल जाती थी, एंड यू कुड लिसन टू द न्यूज़ और समटाइम्स इवन सॉन्ग्स ऑल्सो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी पोस्ट के अंदर मोबाइल नहीं चलते थे, थोड़ा दूर जाके बात करनी पड़ती थी। घर पर बात ओवर करके बात होती थी। रेडियो सेट से आप एसटीडी के अंदर कॉल करते थे, एसटीडी घर पे फ़ोन मिलाता था, फिर ऐसे उल्टा फ़ोन रखते थे वो, तो फिर घर पे ओवर करके बात होती थी। सो द थिंग्स वर लाइक दैट। Challenging times. Very, it was like you are in a continuous battle, you are in a continuous war environment for continuously 3 years. राइट। सर, आपने पहले मेंशन करा कि इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं वो लोकल पॉपुलेशन से, खासकर विमेन से आती थी। ऑपरेशन का सबसे पहला हिस्सा ही इंटेलिजेंस होता है, ये आपकी इनपुट होती है जिसके बेसिस पे आप आउटपुट यानी एक्शन अपना बेसिस करते हैं। ये नेटवर्क किस तरह तैयार किया जाता था, अगर ये क्लासिफाइड ना हो तो अगर आप बताना चाहें कि इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे बनाया जाता है और किस तरह वो इनपुट ली जाती है? ये कोई क्लासिफाइड नहीं है, क्योंकि जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि टेररिस्ट्स बहुत एट्रॉसिटीज करते थे। बिल्कुल। नाउ यू इमेजिन टेररिस्ट्स रेपिंग मदर एंड डॉटर बोथ इन द सेम हाउस, और उन्हीं के ब्रदर और फादर को जो है बाहर संतरी बना के बैठा है कि कोई आ ना जाए, और टेररिस्ट अंदर है। सो डू यू थिंक कि वो खबर नहीं देंगे? इवेंचुअली वो देंगे ना। तो वो देते थे। फीमेल्स क्यों देती थी? क्योंकि दे वर बीइंग विक्टिमाइज्ड। दे रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये कुछ जिहाद नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। दे आर बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और वन ऑड पर्सन जिसने जो है इनकी बातों में आके हथियार उठा लिया है, पैसे या लड़कियों की वजह से ही, और वो खबर देती थी। यहां तक के खबर तो बहुत दूर की बात है, खबर तो बड़ी छोटी बात है, यहां तक के उनके भाई, उन लड़कियों के भाई आए हैं पोस्ट के ऊपर और आके बोला है कि मेरी सिस्टर के साथ ऐसे ऐसे हो गया, मेरे को जहर दे दो, मैं टेररिस्ट जब अगली बार आएगा उसको खिला दूंगा, मुझे हथियार दे दो, मैं मार दूंगा। मोल टेररिस्ट्स के केडर में डालने में कामयाब रहे हम बहुत सारे केसेस के अंदर, यानी कि वो टेररिस्ट बन के उनके साथ चले गए, लेकिन सारी खबर फौज को देते थे। यहां तक कि कहां मूव कर रहा है टेररिस्ट, उसकी भी खबर जो है वो फौज को देते थे। तो खबर ऐसे ही जनरेट होती थी। उनके साथ ही घूम रहा है एक जो हमारे को सब कुछ बताता था कि कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो उसको आप अपनी कंपनी में नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आपके उसके ऊपर आदमी पे शक हो जाएगा। राइट। तो दूसरी कंपनी के OR में उसको इलिमिनेट कर दिया जाता था टेररिस्ट को, जब आपका आदमी वहां से आउट हो गया। और प्रायोरिटी क्या रहती थी सर कि हम जब आउटपुट, जब एक्शन, खबर बहुत आती थी, खबर की कोई कमी नहीं थी। खबर हम अपनी भी करते थे, टेक्निकल सोर्सेज से भी करते थे, जो कि मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन यस, देयर वर अदर सोर्सेज आल्सो। सो lot of intelligence agencies also used to provide खबर
वो भी हमारे को खबर मिलती थी और खबर की कोई कमी नहीं थी, और इसी करके ऑपरेशंस भी बहुत होते थे और किल्स भी बहुत होती थी। जी। प्रायोरिटी क्या रहती थी कि टेररिस्ट को हमेशा ठोकना ही है, एलिमिनेट करना है, या सरेंडर भी करवाने की हम पहले कोशिश करते थे? डिपेंड क्या किस चीज पाकिस्तानी सरेंडर करते ही नहीं, पाकिस्तानी टेररिस्ट सरेंडर नहीं करता। फ़ोन आ गया एक बारी टेररिस्ट का, और हमारा नंबर मतलब जो है कंपनी कमांडर अपना नंबर दे के रखता था गांव में, ऐसी सिचुएशन के अंदर कि अगर टेररिस्ट आएगा तो बता देना, कोई आईडी लगाएगा, किसी जगह लगी होगी तो बता देना। फ़ोन नंबर दिया रहता था, एक सेंट्रल फ़ोन नंबर लिया रहता था, जहाँ सिग्नल रहता था वहाँ एक जवान रहता था। तो वो किसी भी रैंडम किसी पर्सन का चलते हुए, टेररिस्ट ने नए नए फ़ोन चले थे उस टाइम, जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था वो 10-15 सिम कार्ड इधर उधर से गांव वालों के इकट्ठे करके उसने अपने पास रख लिया, 10-15 इक्विपमेंट भी रखे हुए थे। उसके थ्रू एक्सटॉर्शन भी कर रहा था, पैसे भी इकट्ठे कर रहा था और फ़ोन भी घुमाता था। उसने फ़ोन घुमा के एक दिन जो है वो फ़ोन कर दिया, तो मैंने उसको बोला कि मरेगा तू और इससे अच्छा है सरेंडर कर दे। तो कहने लगा सरेंडर तो हम नहीं करेंगे, आपको पता है। मैं कहा नहीं, मुझे नहीं पता है। तो मैंने बोला हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो लड़ाई होने वाली है, हम तो वैसे ही उनका जो है बैंड बजाने वाले हैं, इससे अच्छा है तुम पहले सरेंडर ही करो, तुम्हारा आका तो मरेगा ही, तुम भी मरोगे। तो कहने लगा कि हम तो दूसरी तरफ आ गए हैं, हमारी तरफ से तो पूरी दुनिया चल जाए, हमारी तरफ से दुनिया मर जाए पूरी की पूरी, हमने तो मार लिए 2-4 लोग, अब जो है आप हमारे को छोड़ेंगे तो है नहीं, नो वे अब जो है हम सरेंडर भी करेंगे तो भी आपने हमारे को ठोक देना है। मैं कहा नहीं ठोकेंगे नहीं, तू आजा सरेंडर कर दे। तो बोला कि नहीं वो तो हमने अब हम सरेंडर थोड़ी करेंगे, अब तो हम दूसरी तरफ आ चुके हैं, जब हम दूसरी तरफ आ चुके हैं तो हमारी तरफ से तो दुनिया पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए, हमारे को तो उसी में ही फ़ायदा है कि आपस में पाकिस्तान और इंडिया लड़ाई कर दे, और हमने जो है वो हम तो चाहते हैं, हम तो इस तरह का माहौल बनाएंगे कि किसी तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए। तो यही मेंटेलिटी है, वो सरेंडर नहीं करते, तो उनको हम सरेंडर के लिए फिर बोलते भी वैसे ही हैं जितनी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से। लोकल टेररिस्ट्स या लोकल लड़के जो उनके साथ मिल गए हैं किसी वजह से, वो सरेंडर भी करते हैं, और बहुत सारों ने सरेंडर किया भी है, और वो पुलिस के और आर्मी के सामने सरेंडर करते हैं। उनको मेन स्ट्रीम में भी लिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे टेररिस्ट्स ऐसे हैं जो पुलिस में ले लिए गए हैं, एसपीओ बना दिए गए हैं, और उन्होंने फर्दर इंटेलिजेंस दी है, हाइडआउट्स प्रोवाइड की हैं, और टेररिस्ट्स का पूरा नेटवर्क एक्सपोज किया है। बिल्कुल। और सर JNK पुलिस की भी बहुत शाबाशी दी जाती है आज की तारीख में भी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि जो उस पार से अब इस पार, मतलब इस साइड पे आए, यानी कि जिन लोगों ने टेररिस्ट कैंप में रहे हो, किसी भी वजह से सरेंडर किया, अब वो JNK पुलिस का हिस्सा हैं, तो उन्होंने कितनी मदद करी है, ये बहुत मदद करी है जी। अगर हम बात करते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स की, जैसे हमने कहा OGWs की, तो जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि आप अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाते थे, व्हाट वाज द रोल ऑफ OGWs फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव, तो वो अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसे डेवलप करते थे OGWs का, हाउ व्हाट वर दे ऑफरिंग टू देम सो दैट दे हेल्प देम? They were offering them money, they were offering them power and authority, they were offering them contracts. ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा है, और ये सच्चाई थी, जब तक आर्टिकल 370 रेवोक नहीं हुआ था उस दौरान ये सच्चाई थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी चीज़ का मिलता था तो उसमें से किसी ना किसी तरह का से, या तो OGW के थ्रू या टेररिस्ट्स को डायरेक्टली या फिर और नेटवर्क को 70% उसी में चले जाता था। सिर्फ 30% के अंदर कंस्ट्रक्शन होती थी, या सिर्फ 25% के अंदर होती थी। लेट अस से एक स्कूल बनना है और उसके लिए 100 रुपये मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और वो आए हैं, तो PWD लेट अस से उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है, आई एम जस्ट सेइंग हाइपोथेटिकली, तो PWD उसका कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है, तो उनको चिट्ठी पहुंच जाती थी टेररिस्ट से कि इसका कॉन्ट्रैक्ट सो एंड सो आदमी को ही मिलना है, तो 25% तो PWD के मुलाजिम रख लेते थे नीचे ही, करप्शन मनी। 75% उस आदमी को मिलती थी, 75 में से 25% वो अपने पास रख लेता था पूरा का पूरा, और 25% टेररिस्ट को डायरेक्टली दे देता था, और बाकी 25% में घर बनता था या वो स्कूल बनता था। सो टोटल कॉस्ट जो आई है 25% में बनती थी, 25% PWD ने रख लिया, 25% टेररिस्ट के पास डायरेक्टली पहुंच गया, और 25% उस कॉन्ट्रैक्टर के पास पहुंच गया। और वो कॉन्ट्रैक्टर भी कौन है? वो भी टेररिस्ट्स का ही OGW है।
तो एक तरह से 1/3 ऑफ द इनकम डायरेक्टली टेररिस्ट्स को चलेगी, कोई भी डेवलपमेंट की वहां पे एक्टिविटी हो रही है तो. So this is the kind of corruption which was fueling terrorism. There was also narco terrorism. जो ड्रग्स लेते थे उस ड्रगिस्ट्स को OGW की तरह इस्तेमाल किया गया. बहुत सारे ड्रगिस्ट्स OGW बन के वहां पे वो कर रहे थे. टेररिस्ट्स उनको हेल्प करते थे ड्रग्स की सप्लाई में, और वो टेररिस्ट्स की साथ देते थे उनको ट्रैक्शंस दिखाने के लिए और मदद करने के लिए. पैसे का काम जो है वो चलता था. गर्ल्स का काम चलता था. सम फेल्ड लवर्स हैं, उसको कोई गर्ल चाहिए, टेररिस्ट कहते हैं हम दिला देंगे तुम्हारे को, और तुम्हारा निकाह भी करा देंगे, यहाँ तुम्हारे को वैसे ही दिलवा देंगे, यू विल, तुम जो है वो हमारी मदद करो. तो वो मिसगाइड होकर यूथ कर देते थे. सो वो OGW का काम कर देते थे. सो इस तरह के OGW नेटवर्क वो डेवलप करते थे, नॉट बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी कि उसका जो है वो कुछ बोला कि बहुत बड़ा तुम्हारे को जो है धर्म हो जाएगा या तुम्हारे को हूर मिल जाएंगी. नो, नॉट बुलशिट, कुछ नहीं, ये सारा कुछ नहीं, बिल्कुल ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैंडेड ओवर टू देम देयर एंड देन, आइदर थ्रू मनी, आइदर थ्रू गर्ल्स, और थ्रू ड्रग्स, और थ्रू द वेरियस थिंग्स दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू. विद ऑल दीज थिंग्स द OGWs वर roped into the system. सर, जब आप ये चीज़ें बताते हैं तो माइंड इसको कॉम्प्रिहेंड करते करते सोचता है कि कितना वास्ट और कितना ब्रूटल नेटवर्क था ये, जिसको कितने कितने साल तक हमारे सैन्य बलों ने, आपने और हमारे सभी जितनी फोर्सेस हैं उनके, ये तोड़ना बहुत मुश्किल था. क्योंकि इसके OGWs के जब धारा 370 की रेवोकेशन नहीं हुई थी, ये OGWs का नेटवर्क पुलिस के साथ कनाइव भी करता था कई जगह पे, लोकल्स के साथ कनाइव भी करता था. जब लोकल करप्शन के साथ वो कनाइव करता था तो उसके अंदर उनको तोड़ना और ज्यादा मुश्किल हो जाता था. फॉर इंस्टेंस, एक पर्टिकुलर सड़क रोड बन चुकी थी, पेपर के ऊपर बन चुकी थी, लेकिन जमीन पे बनी नहीं थी. उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए भी कोई आता था तो रास्ते से ही टेररिस्ट उसको फोन करके बोलते थे कि यहाँ से ऊपर आएगा तो हम तुम्हारे को मार देंगे. तो वो रोड की इंस्पेक्शन करने के लिए भी कोई नहीं आता था. सो इस तरह का एक सिस्टम इनबिल्ट हो चुका था. और ये जो पैसा आता था, जो 1/3 मैं सीधे ही कह रहा हूँ टेररिस्ट्स के पास आता था, ये बहुत सारे पुलिस वालों के पास, और सॉरी टू से दैट्स ट्रू, बट बहुत सारे पुलिस वालों के पास भी जाता था. और जब ये बहुत सारे पुलिस वालों के पास जाता था तो ये OGW नेटवर्क इवन पुलिस के अंदर इनग्रेन कर गया था. और कई रिश्तेदार भी जो है OGW के आगे पुलिस के अंदर थे, तो फिर वो भी OGW नेटवर्क का पार्ट बन जाते थे और डबल क्रॉस करने की भी कोशिश करते थे. तो देयर हैव बीन सर्टेन इंस्टेंसेस वेयर इवन पुलिस हैज बीन डबल क्रॉस्ड. फौज उनसे दूरी रखती थी. मेरी तो के इंटेलिजेंस कभी शेयर नहीं करनी है. मैंने एक वो बनाया था कि पुलिस से मैं कोई इंटेलिजेंस शेयर नहीं करूँगा. उनसे इंटेलिजेंस ले लेता था लेकिन अपनी कोई इंटेलिजेंस उनके साथ शेयर नहीं करता था. जॉइंट ऑपरेशन भी बंद कर दिए थे. फिर बाद में खैर उनके सीनियर ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे, और बहुत सीनियर ऑफिसर्स, आई मीन SP एंड DSP एंड अदर्स, एंड उन्होंने बहुत ऑपरेशंस में जॉइंट ऑपरेशंस मेरे साथ किए. जब खबर उनकी होती थी तब हम जॉइंट ऑपरेशन करते थे, लेकिन जब खबर मेरी होती थी मैं कभी जॉइंट ऑपरेशन नहीं करता था. प्रायोरिटी वाइज नहीं, मेरा जब भी कोई खबर होती थी, मैं मतलब मुझे खबर मिलती थी तो मैं पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करता था. कि वो लीक ना हो जाए, कहीं मेरा सोर्स ना लीक हो जाए, मेरी खबर ना लीक हो जाए, और कहीं जो है मेरी कैजुअलिटी ना हो जाए. फॉर ऑब्वियस रीजंस, जैसे आपने बताया. ट्रस्ट डेफिसिट था. सर, आई एम ग्लैड आपने आर्टिकल 370 मेंशन करा, बिकॉज ये हमारे अगले सेगवे में जाता हुआ है. ये एक पुस्तक है जो मैं हर किसी को रेकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए. इसका नाम है टाइम्स ऑफ आर्टिकल 370. इन द टाइम्स ऑफ आर्टिकल 370. ये मेरी लाइफ के ऊपर है. जी बिल्कुल. ये सर जो एक्सपीरियंसेस के बारे में. सर, आपके एक्सपीरियंसेस या ऑपरेशंस काफ़ी चर्चा में रहे इस पुस्तक के साथ भी, और वैसे भी जब आप अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में, पॉडकास्ट में दिखते हैं. 370 हटने के बाद जो नई हकीकत थी कश्मीर की, व्हाट वाज द ग्राउंड रियलिटी जो बदल गई अब, जो आपने देखा? जैसे मैंने आपको कहा, मैंने तो बहुत सारी चीजें आपको जो है डायरेक्टली बताई ही दी. करप्शन which supported the OGWs and terrorists directly has gone down significantly. लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370. सॉरी, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू एट ऑल. और मैं बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ हो सकता है साथ ना भी देता हूं, एंड आई मे नॉट एग्री विद देम, बट
इट वाज इन नेशनल इंटरेस्ट के आर्टिकल 370 रिवोक किया जाए, वहां पे पुलिसिंग सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम एज वेल एज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सिस्टम नीडेड टू चेंज। द पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल हायरार्की वाज सच के उनको मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ता था टेररिस्ट्स को। मैं बताता हूँ आपको कैसा। जी बताइए। मैं हैरान हो गया एक इलेक्शन के अंदर सुन के भी और देख के भी। कैंडिडेट टेररिस्ट्स ने मस्जिद के आगे नाम लगा दिया कि हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसी को ही वोट डालनी है सबने, नहीं तो वोट ही डालने मत जाओ। और वो कैंडिडेट का नाम उन्होंने पिन कर दिया उसके ऊपर, मस्जिद के ऊपर पिन कर दिया। सो रादर देन द इंडियन यूनियन उसको बायस्ड बनाए, उसको मतलब जो है फोर्स करे लोगों को या वो करे, इट वाज बीइंग टेररिस्ट, इट वाज द टेररिस्ट्स जो सिस्टम को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे हमारी पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर की। वो सिंपथाइजर्स या ओजीडब्ल्यूज को डालने की कोशिश कर रहे थे या किसी तरह से उनके लिए वोट बैंक मांग रहे थे। बाद में फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लेने थे, उन्होंने अपने ही जानने वालों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाने थे, वही पैसा फिर उनके पास आना था, वही पैसा फिर इलेक्शन के अंदर उन्होंने लगाना था। गन का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पैसे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मिनिस्टर उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा रहा है उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा आया, वही लोग उस पैसे को और गन को उसी की इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को भी बोल रहे हैं उसके लिए करो। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट हो गया, पूरा सिस्टम ही नहीं। आप जो है, और उस आर्म्ड फोर्सेस उसी सिस्टम का हिस्सा है। आप पॉलिटिकली जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, आपको उनकी बात सुननी है, पुलिस को उनकी ही बात सुननी है। बिल्कुल। तो पुलिस अगर उनकी ही बात सुनेगी और स्टेट केडर के ही सारे के सारे लोग वहां पे अपॉइंट होंगे और पुलिस सिर्फ उनकी बात सुनेगी जो समहाउ टेररिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड वहां पे आए हुए हैं, तो यू कैन वेल इमेजिन क्या हो रहा है। ट्रू। तो उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, उस साइकिल को तोड़ने के लिए 370 तो हटना जरूरी था ही। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ओजीडब्ल्यूज और टेररिस्ट तो नहीं, ओजीडब्ल्यूज लोकल मिनिस्टर और एमएलए के घर में जाके छुप गए, उनको खींच के निकालना पड़ा, फिर वो बाद में छूट गए, पैसे खिला के छूट गए, जमानत पे छूट गए। इस तरह के इंस्टेंसेस हुए हैं इन द पास्ट। सो देयर हैज बीन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। और अभी भी कई जो जीते हैं वो जेल में हैं, और मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता। तो अभी भी वो सिस्टम पूरी तरह से टूटा नहीं है, बट काफी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे आपने बताया। एब्सोल्युटली। ये तो बेयर मिनिमम एसेंशियल था कि रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 होता, जो एक्सेप्शनल पावर्स मिल रखी थी वहाँ पे, और वो एक्सेप्शनल पावर्स ओवर द पुलिस एंड अथॉरिटी जो पुलिस के ऊपर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट वो करती थी, वो पूरी की पूरी उनकी नहीं दी जा सकती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका था, और कहीं ना कहीं उसके अंदर करप्शन आ चुकी थी, और कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आ गई थी, एंड इट वुड हैव गॉन फर्दर डिटेरियोरेटेड, और वो आर्मी को भी अच्छे से अपना काम नहीं करने दे रहा था। बिल्कुल सही बात है सर। कश्मीर के लोगों की जब हम बात करते हैं, हमने थोड़ा सा पहले भी इस बारे में टच अपॉन करा था, उन्होंने तो दोहरी मार से ही, पहले तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने उन्हीं को विक्टिमाइज किया और उन्हीं के साथ, उन्हीं के लोगों को, उनके बच्चों को बरगला के अपने साथ शामिल कराया, उन्हीं के महिलाओं के साथ जो आपने बताया वो ब्रूटल एक्ट्स करे। फिर जब नेसेसरी एक्शन लेना पड़ता है, इवन दो द इंडियन आर्मी इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेसेस ने सफ़र करा होगा क्योंकि शटडाउन्स रहते थे वहाँ पर। तो इस तरह के जब हम देखते हैं तो क्या वहाँ की पॉपुलेशन डिसेंसिटाइज हुई, या 370 हटने के बाद और धीरे धीरे जैसे हम सक्सेस पाते गए, दे बिकेम मोर ऑप्टिमिस्टिक, वहाँ पे होप लौट आई? Oh, there is a lot of change. बहुत चेंज पिछले 20 साल के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आई है, राइट। और वो आगे और ज़्यादा स्पीड से आने वाली है। देर इज़ अ ह्यूज रिलीफ that there is a lot of investment that can now come in inside without hindrance from the internal elements out there. वो एक प्रोग्रेस जो हुई है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यूनियन के साथ उसको और ज़्यादा इंटीग्रेट करता है, नॉट ओनली इकोनॉमिकली बट ऑल्सो पॉलिटिकली।
वो इंटीग्रेशन इज सीन एज अ रिलीफ बाय द लोकल पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन मैं दोबारा से आपको कहूँगा, और दोबारा से वही टर्म यूज़ करूँगा जो मैंने पहले यूज़ किया है, 100% नहीं, 200%। They are with the Union of India, they are with the Indian Armed Forces, they stand shoulder to shoulder, they want to root out Pakistani based terrorists from their land. वेरी इंपॉर्टेंट सर। अब आपने पाकिस्तान को मेंशन करा, चाइना को मेंशन करा, ये जो हमारे जो नेबर्स हैं और हमारे एडवर्सरीज हैं, पाकिस्तान इज एन आउटराइट एनिमी। ये कभी भी इस रीजन को, जम्मू एंड कश्मीर को पीसफुल नहीं छोड़ेंगे फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अब आपको क्या लगता है, इवन आफ्टर पोस्ट आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, क्या चैलेंजेस हमारे लिए अभी भी बने हुए हैं J&K में, लद्दाख में? Challenges are out there for everyone to see what they did in Pahalgam. Everybody knows क्या किया उन्होंने, और ये रेडिकल एलिमेंट्स, टेररिस्ट्स पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेंड थे। इसके अंदर अगर ऑफिस ऑफ देयर चीफ मुनीर के ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट ना हो तो आई विल बी सरप्राइज्ड। Actually, the elements of the Chief of Army Staff of Pakistan were involved in training these terrorists which were sent into India. चाइना का रोल उनके ट्रेनिंग में, उनके इक्विपमेंट के अंदर क्या है, रिमेन्स टू बी सीन, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड इफ, नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली, इफ their involvement is also seen somewhere in guiding them with the satellite communication and others. And maybe China was aware of such kind of an incident that was about to happen beforehand. It wouldn't be surprising. Okay. So ये challenges तो और ज़्यादा हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, एंड इंडस वाटर ट्रीटी के हटाने के बाद, एब्रोगेशन के बाद, Pakistan is determined to do some mischief into the country. They have not given up on that idea. They may be planning something in the northeast also. They have clearly said so कि हम northeast के अंदर करेंगे. When now they have started seeing that there is a complete and devastating retaliation that we carry out for any terrorist activity that they carry out in Jammu and Kashmir. They have started shifting focus in other parts of the country. They have also tried to instigate radical feelings and send out weapons and equipment into Punjab. So ये country जो है, it's a rogue nation which is our neighbor, and we can't help it, and they will keep on creating nuisance. Like I said, we need a buffer zone. हमें एक buffer zone चाहिए फिलहाल के लिए। Pakistan occupied Kashmir should be independent. Yeah. Should be an independent state till such time उनकी वो पूरी तरह से इंडियन यूनियन के साथ नहीं आ जाता। They should be independent. Their people want independence. Right. वहाँ के लोग त्रस्त हैं। Right. उनको एक बफर जोन, उसको एक डिक्लेयर होना चाहिए जिसके अंदर से पाकिस्तानी आर्मी पीछे हट जाए वहाँ से पूरी की पूरी, और वो एक बफर जोन हो, और फिर इन्फिल्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज जब उनकी आर्मी और उनके रेंजर्स पीछे चले जाएंगे एंड बाहर निकल जाएंगे वहाँ से, और इस एरिया को ऑटोनमस रीजन पाकिस्तान के ने जो ये ऑक्यूपाई कर रखा है रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया एक ऑटोनमस रीजन अगर बन जाएगा, और वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रखेंगे, और वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो हैंडल करेंगे, और डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे नहीं रहेंगी, तो इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। और सही मायनों में तब ये आज़ाद कश्मीर कहलाएगा, जो पाकिस्तान उनको कहता तो है बट हमेशा उन्हें अपने गिरफ्त में रखा हुआ है उन्होंने। नहीं, आज़ाद कश्मीर तो कुछ है ही नहीं। आज़ाद कश्मीर तो उन्होंने कुछ मतलब ये शब्द ही बड़ा अटपटा सा लग रहा है। इट इज़ मतलब लाइक हिलेरियस। वहाँ पे क्या हो रहा है वी ऑल नो। बिल्कुल। सो अभी उनके खुद जो वहाँ पे पॉपुलेशन है दैट हैज़ कम आउट अगेंस्ट पाकिस्तान, और वो उनको बोल रही है कॉलिंग आउट कि आपने हमारे ऊपर इलीगल कब्जा कर रखा है। हमारे राजे ने हमारे को, दो ही सोच थी राजा की। पाकिस्तान में तो किसी तरह से मिलने में वो नहीं थे। इनिशियली वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर उन्होंने कहा जब उनके ऊपर हमला ही होने लगा वो पाकिस्तान में नहीं, वो इंडियन यूनियन में जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। राइट। तो
पाकिस्तान ने फिर भी जबरदस्ती कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, यही हुआ है। अब वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये 70 साल से 75 साल से हमारे ऊपर नाजायज कब्जा करके आप बैठे, दे शुड बी गिवन ऑटोनॉमी एंड द पाकिस्तानी आर्मी शुड, जो इलीगली आ गई थी 47-48 में, they should legally now go back on their own, right? They will be pushed back. उनकी local population नहीं तो उनको push back कर देगी. There will be a time when this local population will just rebel against the Pakistani forces. So these Pakistani forces themselves should just go back. True. सर, ये बातचीत जो हमने आज करी, कश्मीर के पास्ट को हमने देखा, कश्मीर की प्रेजेंट स्टेट पे हमने बात करी, और थोड़ा सा अपने फ्यूचर के बारे में भी जो चैलेंजेस हैं और उनको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं वो भी बताया। फ्यूचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज शेपिंग वेरी फास्ट and the present is shaping the future, and it is for everyone to see what is happening in Pakistan occupied Kashmir, whereas the Kashmir that is there with the Indian Union is thriving, and budding democracy is there. Yeah. And we see that progress has taken place there. We have made them more integrated, and Article 370 no longer exists. Now, having said that, the illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir to push out those illegal forces that had come in 47-48 and to give the rights, constitutional rights, which other people in Jammu and Kashmir enjoy. It is our moral duty. ये हमारे देश के, हम लड़ते क्यों हैं? कारगिल के अंदर क्यों लड़े थे? कारगिल के अंदर हम यूं लड़े थे कि हमारे जो है वो वादे जो हमारे पुख्तों ने किए हैं, और जो टेम्पल्स हैं हमारे गॉड्स के, और एशेज हैं जो हमारे एंसेस्टर्स के, उसके लिए लड़े थे। टेरिटरी के लिए नहीं लड़ रहे थे कोई। वो टेरिटरी की बात नहीं है, वहाँ के लोगों को हमारा पायस प्रॉमिस है यूनियन ऑफ इंडिया का, जो 47-48 में हमने राजा हरि सिंह को दिया कि ये प्रजा हमारी है, इसकी देख रेख हम करेंगे। तो उसकी देख रेख हम करेंगे, उसको जो है वो पाकिस्तान से निजात दिलाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच वी मस्ट डू। वाई वी आर नॉट डूइंग, वाई वी शुड नॉट बी पुशिंग, वी आर पुशिंग। अभी रिसेंटली जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि वो हमारी टेरिटरी है और हम उसको लेंगे। बिल्कुल। एंड हम टेरिटरी को एज सच लें ना लें, लेकिन ये तो हमें इंश्योर करना ही चाहिए, एंड इन वेरी नियर फ्यूचर दैट वो एक बफर जोन बने और वो उस वहाँ के लोगों को आज़ादी मिले फ्रॉम द करप्ट आर्मी रजीम ऑफ पाकिस्तान। ट्रू। सर, जाते जाते अ मैसेज फॉर यंगस्टर्स जो आपको बहुत फॉलो करते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि जब हम आपके सोशल मीडिया फॉलोइंग देखते हैं, खासतौर पर लिंक्डइन पर जब आपके पोस्ट होते हैं, पीपल लुक अप टू यू एंड फॉर गुड रीजंस। I have purposely kept myself basically engaged on LinkedIn, और वो इस करके क्योंकि मैं मोनेटाइज नहीं करना चाहता। मैं अपने ओपिनियंस को मोनेटाइज नहीं करना चाहता, व्यूज़ को मोनेटाइज नहीं करना चाहता, विजन जो मैं प्रेजेंट करता हूँ उसको मैं मोनेटाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बायस्ड हो जाती है। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर आदमी सोचता है कि मैं शायद ये लिख दूँ या वो लिख दूँ, क्योंकि इससे मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। सो वो बायस्ड हो जाता है किसी तरह से ओपिनियन कहीं ना कहीं, विच आई डोंट वांट इट टू गेट बायस्ड। आई वांट इट टू बी for the nation, of the nation, by the nation. The pulse of the nation should be reflected there, whatever the people feel. और मैं एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता मिलेनियल से या जो है प्रीवियस जनरेशन से कि जेन जी जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती, और जेन जी शायद इज़ इनकॉम्पिटेंट। इनफैक्ट आई फाइंड इट लाफेबल। जेन जी पॉइंट करती है फॉलीज पिछली जनरेशन के, और वो पिछली जनरेशन को अच्छा नहीं लग रहा है। जेन जी एक वेरी न्यूट्रल, स्टेबल, लिबरल सोसाइटी की तरफ मूव कर रही है, विच इज लिबरल, अनबायस्ड एंड गिव्स यू द ट्रुथ ब्लेटेंटली ऑन द फेस, जो कि पिछली जनरेशंस ने फेस नहीं किया है। दे हैव बीन कंडीशनड एंड रेजिमेंटेड इन अ पर्टिकुलर वे। The generation Z is not regimented in a particular way. It is not conditioned in a particular way. They are finding their own path. They are great people. They will find their own path. They will do their own struggle.
they will take India to greater heights. ग्रेट सर। आज की इस बातचीत में लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली सर के साथ एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि जब वो आर्मी यूनिफॉर्म में जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को रूट आउट कर रहे थे, तब जितने उनके ओपिनियंस से ज़्यादा उनकी इंटेलिजेंस, उनकी स्ट्रैटेजी और डिफेंस मैन्यूवरिंग काम आती थी, आज वही एनर्जी, वही इंटेलिजेंस और वही ब्लेटेंट और जिसे मैं कहूँगा एक पॉजिटिव देशभक्ति, आज वो आउट ऑफ द यूनिफॉर्म अपने ओपिनियंस, अपने एनालिसिस और हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो सर वेरी वेरी मच थैंक यू। अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, ये आप इसको लिव करते हैं। Absolutely. Thank you so much. Thank you so much for calling. एंड टू द ऑडियंस, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे एवरी अदर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट। जय हिंद।